हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री मिलते हैं और हमेशा मिलते रहेंगे। हम किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात ना तो कर रहे हैं और ना ही कभी भविष्य में करेंगे, इसलिए अपने मन में किसी तरह के विचार उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। और चिंता जैसी बात तो आप बिल्कुल गोली मार दीजिए, उसको टाटा बाय बाय कह दीजिए, क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स है ना जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है और करता रहेगा। क्योंकि हम सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर यहां पर आए हैं कि आप सभी को स्कूली एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड करें, और जो कि हम कर रहे हैं। हमने यही एक उद्देश्य को लेकर चले हैं, तभी तो बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स जो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है, विश्वास है, भरोसा है कि आप सभी अपने अपने कार्यों को भली भांति कर रहे हैं, नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये कभी भूलना नहीं है। अपने आप का ख्याल रखना है, प्रॉपर डाइट वाइट, खेल कूद, मौज मस्ती सब जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा से हमेशा अपने आप को जोड़े रखिएगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो हमें समाज में सम्मानीय भी बनाता है और हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। इसीलिए हम मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ऑनलाइन स्कूलिंग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक, जी हाँ सही समझ रहे हैं आप, स्पर्श पाठ 1 है दुख का अधिकार। इसका आपने सार देखा, जीवन परिचय देखा, एनसीईआरटी समाधान देखे और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी दिए। क्या बात है, बहुत अच्छी भागीदारी, इसी तरह से भागीदारी देना है आपको। लगना चाहिए कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो 2 वे है, 1 वे नहीं, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स मिलता है वो बड़ा खुशहाल कर देता है और एकदम हमें ये महसूस नहीं होता है कि आप कहाँ हम कहाँ, अर्थात क्या पता कहाँ कहाँ। लगता है जैसे बिल्कुल हम एक ही क्लासरूम में बैठकर शिक्षा या विद्यार्जन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम हमारे पाठ्य पुस्तक पाठ 1 दुख का अधिकार का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हर एक बिंदु को हम अच्छे से पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि और किस तरह के प्रश्न का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात आप प्रश्नों के निर्माण की कला से भी अवगत हो पाएंगे। जो अक्सर लगता है ना, अच्छा टेस्ट है, ओ घबरा मैम प्लीज कल ले लीजिएगा, मैम नो सरप्राइज टेस्ट प्लीज कल या मंडे को। अक्सर हम यही कहते हैं टीचर्स, मतलब स्टूडेंट्स टीचर से कि कल ले लीजिएगा टेस्ट। हमेशा कभी कभी डर सताता है, परीक्षा का डर सताता है, टेस्ट का डर सताता है। नो, नहीं, बिल्कुल किसी बात का डर नहीं सताएगा, क्योंकि आप स्वयं प्रश्नों का निर्माण करेंगे, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में स्वागत करती हूं। चलिए चलते हैं सबसे पहले हम लेखक परिचय की ओर। लेखक यशपाल जी ने इस पाठ की रचना की है और नाम दिया है दुख का अधिकार। तो सबसे पहले जीवन परिचय को जान लेते हैं। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़ा जिले के निवासी थे और इनके पिता हीरालाल को विरासत के रूप में 200-400 गज तथा एक कच्चे मकान के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त हुआ था। आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। इनकी मां प्रेम देवी ने उन्हें आर्य समाज का तेजस्वी प्रचारक बनाने की दृष्टि से शिक्षार्थ गुरुकुल कांगड़ी भेज दिया। उनकी मां चाहती थी कि उनका बेटा अच्छे से पढ़ लिख कर नाम कमाए, जो कि आप देख सकते हैं। गुरुकुल के वातावरण में बालक यशपाल के मन में विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावना जागृत हुई, क्योंकि वो ध्यान यहां से देखिए, सन 1903 में इनका जन्म हुआ था और भारत को स्वतंत्रता मिली थी सन 1947 में। ठीक है, तो वो जो पीरियड था, वो जो काल था, वो अंग्रेजों का शासन था। उस समय अंग्रेजी सत्ता पूरे देश पर छाई हुई थी। अंग्रेज जो थे भारतीयों पर शोषण किया करते थे, उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। ये इसका जो रूप है यशपाल जी को बड़ा अजीब सा लगता था और उनके मन में विदेशी शासन को लेकर पूरी तरह से विरोध उत्पन्न हो गया था।
यशपाल जी विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और 26 दिसंबर सन 1976 को आपका निधन हो गया। लेकिन निधन होने के बाद भी आज भी हिंदी के साहित्यकार के रूप में इनकी विशेष पहचान है और हमेशा अमर रहेंगे। तभी तो कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके रंग, रूप, जाति या पाति से नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों से होती है। और देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पाठी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, सभी उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन आत्मकथा मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल जी की कहानियों में सर्वथा रस मिलता है, करुण रस मिलता है, वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और तीखा व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषता है। वर्ग संघर्ष, जो ऊंच नीच का भेदभाव है ना, हाई स्टेटस या हायर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इसका उन्होंने संघर्ष, इस वर्ग के बीच में समाज में किस तरह का संघर्ष व्याप्त है उसका जरूर इनकी रचनाओं में जिक्र मिलता है। साथ ही साथ मनोविश्लेषण और तीखा व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। आइए अब देखते हैं, हम एक ऐसी वृद्धा से मिलने वाले हैं, एक ऐसे गांव में जाने वाले हैं जहां पर एक वृद्धा है, एक बुढ़िया है जो मुश्किल से ही अपने पोता पोतियों और बहू का ख्याल रख पा रही है। इसके बाद भी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर एक युवक रहता था। युवक का नाम था भगवाना। ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक युवक रहता था, लगभग उसकी 23 वर्ष की उम्र थी। नाम था भगवाना। थोड़ी सी उसकी जमीन थी घर से दूर, तो वो उस जमीन में खरबूजे की खेती किया करता था और उसी से जो भी बेचकर जो भी आमदनी होती थी अपने घर और परिवार का पालन पोषण करता था। परिवार में उसकी बूढ़ी माँ थी, उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे। आराम से जीवन यापन कर रहा था, परंतु क्या कहें, विडंबना कहें या बुढ़िया की बदकिस्मती कहें या फिर विधि का विधान कहें, एक दिन वो अपने खेतों की बेलों से, बेल समझते ना आप, उनसे खरबूजे तोड़ रहा था और आराम से तोड़ तोड़ कर मेड़ पर रख रहा था। तभी उसका जो वहां पर एक सर्प लेटा हुआ था, सांप, तो उसका पैर, भगवाना का पैर सांप पर रख गया और सर्प ने उसको डस लिया। सर्प के डसते ही भगवाना बेसुध होकर गिर पड़ा और जैसे तैसे लोगों ने सूचना दी और उसको घर ले जाया गया। बुढ़िया माँ ने बहुत कोशिश की, झाड़ फूक वाले ओझा को बुलाया, परंतु वो अपने इकलौते बेटे को नहीं बचा सकी और भगवाना की मृत्यु हो गई। शरीर पूरा काला पड़ चुका था, नीला पड़ चुका था। उसकी पत्नी का रो रो कर, बिलख बिलख कर बुरा हाल था। वो अपनी सुध बुध खो बैठी थी। वहीं छोटे छोटे 2 बच्चे थे, वे भूख और प्यास से बिलख रहे थे। अब बेचारी बुढ़िया क्या करती आखिर वो, क्योंकि जितना भी उसके पास पैसे धेले जो भी थे घर में, वो झाड़ फूक वाले ओझा को दे दिए। साथ ही साथ उसका जो अंतिम क्रिया कर्म किया उसमें उसके पैसे लग गए। अब उसके घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। नाती पोतों को बिलखते हुए देखकर उसने खरबूजे दिए, खरबूजे खिलाए और अब वो क्या करती, उसने आओ देखा ना ताओ देखा, लोगों से उसने पैसे भी मांगे, लेकिन क्या कहें इस दुनिया के बारे में, लोगों ने उसकी सहायता नहीं की। उसने कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन किसी ने उधार भी नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था, दुनियादारी के जो लोग थे उनको ये पता था कि अब इसका इकलौता बेटा जो कमाई करता था उसकी तो मृत्यु हो चुकी, ये भला हमारे पैसे कहाँ से लौटाएगी। तो सब ने उधार देने से भी मना कर दिया। अब क्या करे, मजबूरी दुख की मारी बुढ़िया बाजार में जाकर फुटपाथ पर खरबूजे बेचने लगती है। अब खरबूजे बेचती है और रोती भी रहती है, बिलखती भी रहती है। उसके बाद भी उसके खरबूजे कोई नहीं ले रहा था। क्या मानना था सबका कि आज ही तो इसके बेटे की मृत्यु हुई है और आज ही आ गई खरबूजे बेचने, ये तो इसके घर में तो सूतक है, छुआछूत है, इससे खरबूजे कोई नहीं खरीदेगा। ये भी हुआ और साथ ही साथ पता है आपको क्या हुआ, लोग उसको बुरा भला सुनाने लगे, उसको ताने कसने लगे।
सुनकर ही बड़ा दुख होता है। लेखक का मन व्यथित हुआ कि कैसे लोग हैं, क्यों इस तरह की दुनिया है, कैसे रीति रिवाज हैं जिनमें एक बुढ़िया को उसके दुख में कोई ढांढस बंधाने के स्थान पर उसको ताने दिए जा रहे हैं। लोग कहने लगे, अरे कैसी बेहया है, बेशर्म है, जरा सी भी लाज नहीं है इसको, आज ही तो उसके बेटे की मृत्यु हुई और चली अपनी दुकान लगाने। इस तरह से कई तरह से उसको ताने देते रहे लोग। बुढ़िया बेचारी क्या करती, बिलख बिलख कर रोए जा रही थी। ना तो उसका बेटा ही वापस आने वाला था, ना कोई उसकी सहायता कर रहा था और ना ही उसके खरबूजे ही बिक रहे थे। लेखक वहां से गुजर रहे थे। लेखक ने सोचा कि मैं इसकी कुछ सहायता करूं, परंतु लेखक की पोशाक आड़े आ गई। अब पोशाक अर्थात जो वेशभूषा है, स्टेटस, वर्ग, यहां पर लेखक ने स्वयं को रख कर ये बताने का प्रयास किया है कि जो हाई स्टेटस रहते हैं ना लोग, उच्च वर्ग के लोग, वो ऐसे हर कहीं बैठते नहीं है, हर किसी की सहायता नहीं करते, अच्छा नहीं लगेगा, कोई क्या कहेगा। तो यहां पर उन्होंने स्वयं को रख दिया। और दूसरी तरफ एक और महिला के बारे में लेखक बताते हैं कि एक संभ्रांत परिवार की महिला है। संभ्रांत अर्थात संपन्न परिवार की महिला है। उसके पुत्र की मृत्यु को लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं और वो बेसुध अपने पलंग पर लेटी रहती है। हर कभी उसको चक्कर आते रहते हैं और लोग उसको ढांढस बंधाने आते हैं, उसकी आंखों में मतलब उसके साथ आंसू बहाते हैं और दूसरी तरफ इसको लोग ताने देते हैं। अब लेखक ने जो पाठ का शीर्षक रखा है, दुख का अधिकार, पता है क्यों रखा? समझ गए ना आप कि क्या दुख का भी अधिकार सिर्फ अमीरों को है? क्या दुख गरीबों को नहीं होता? क्या यहाँ दुख में भी भेद किया गया है? क्या दुख भी अमीरी गरीबी देखकर आता है? क्या समझ में आया? यदि वो अपने खाने पीने या बच्चों का पालन पोषण के लिए खरबूजे बेचने निकल गई तो लोग कहने लगे, अरे कैसी है ये, इसे अपने बेटे की मृत्यु का जरा सा भी दुख नहीं है। यदि अपनी पेट की आग बुझाने के लिए वो बाजार में निकल गई तो क्या उसको दुख नहीं है? वो किस तरह से आई है अपने बच्चों की, अपने नाती पोतों की भूख मिटाने के लिए और लोग उसको ताने दिए जा रहे हैं। ये है दुनिया। इस दुनिया का सच्चा रूप दिखाने की कोशिश की है लेखक यशपाल जी ने और हम सबको चेतावनी दी है कि हमें इस तरह के समाज को धीरे 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 उसमें उसकी विचारधारा को सकारात्मकता में परिवर्तन करना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सुनना है, समझना है और इस तरह के खोखले समाज को तोड़कर रखना है। हमें कुछ नई आधुनिकता के साथ, जहां हमें लगता है कि कोई नीडी पीपल है, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति है, उसकी हमें सहायता करनी है। ना तो हमारी वेशभूषा ही हमारे आड़े आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, और ना हमारी ये कि अरे लोग क्या कहेंगे, लोगों को जाने दीजिए साइड में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ दीजिए। हमें नहीं सोचना है उनके बारे में। हमारा जो मन कहता है, हमारी जो भावना कहती है, हमें वही करना है। सो वेलकम बैक। फिर से पढ़ते हैं चैप्टर, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इस कहानी का प्रमुख पात्र एक 23 साल का युवक है जिसका नाम भगवाना है। उसके पास 1.5 बीघा जमीन है और वह उस जमीन में सब्जियां उगाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को, जिनमें उनकी मां, पत्नी और बच्चे हैं, कमाकर खिलाता था। एक दिन भगवाना अपने खरबूजे के खेत में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन वहां छुपे सांप को देख ना पाने की वजह से उस समय उसका पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। उसकी मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर के पास ना जाकर झाड़ फूक, ओझा, नागदेव आदि की पूजा कराई, लेकिन भगवाना को नहीं बचा पाई और उसकी मृत्यु हो गई। घर का सारा पैसा और सारा अनाज उसकी अंतिम क्रियाकर्म में लग गया। दूसरे दिन सुबह भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए उन्हें खरबूजे खिलाए गए और बुखार से तपती बहू के लिए भोजन जुटाने के लिए बुढ़ापे में भी वह बुढ़िया बाजार में खरबूजे लेकर बेचने के लिए चल पड़ी। क्या करती, मजबूरी है ना। लोगों से उसने पैसे भी मांगे, सहायता भी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अब क्या हुआ, दया भाव छोड़ उस अधेड़ बुढ़िया को खरबूजे बेचते हुए देखकर लोग उसे ताने देने लगे, लोग उसे भला बुरा कहने लगे। लोग उसकी विवशता पर विचार किए बिना उसे सहानुभूति देने के बजाय उसे बेहया और निष्ठुर कहने लगे। हया मीन्स शर्म, ठीक है, लाज। बेहया, बेशर्म या बेलाज। निष्ठुर मतलब इसके तो दिल ही नहीं है। कैसी माँ है ये, बेटे को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ
और चली अपनी दुकान लगाने, इस तरह की बातें करने लगे। लेखक कहानी में आगे लिखते हैं कि उत्तरार्ध में उत्तरार्ध मतलब उसके बाद में पड़ोस की एक धनी महिला पुत्र शोक में 2.5 महीने तक डॉक्टरों की देख रेख में रहने पर भी हर 15 मिनट में बेहोश होकर गिर जाती थी। लोग उसके प्रति सहृदय से भर उठे। संपन्न महिला थी, धनी महिला थी। उसके पुत्र की मृत्यु को लगभग 2.5 महीने हो चुके थे, बावजूद उसके भी वो हमेशा चक्कर खाकर गिर पड़ी थी और पलंग पर ही लेटी रहती थी। इस 2.5 महीने तक लोगों का जमघट लगा रहता था, उसको सांत्वना देने आते थे, उसकी दुख में दुखी होते थे, मतलब दुख जता रहे हैं, सांत्वना प्रकट कर रहे हैं उसके प्रति। लेकिन उस बुढ़िया का बेटा मरा हुआ है, वो बेच रही है, तो उसको सांत्वना देने की जगह लोग उसको ताने दे रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर वह गरीब बुढ़िया जिसका अब कमाने वाला कोई नहीं बचा था, अत्यधिक निर्धन है, उसका कोई हाल पूछने वाला तक नहीं है। क्यों? क्या दुख का अधिकार केवल और केवल संपन्न व्यक्तियों को है? क्या दुख का अधिकार निर्धन व्यक्तियों को नहीं है? ये कौन समझे, ये कौन जाने, ये कैसे इस भेद को मिटाया जा सकता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, धनी निर्धन के भेद में आपको कभी नहीं पड़ना है। मानवता के धर्म को सर्वोपरि मानना है, और मैं आशा करती हूं, पूरा विश्वास है मुझे आप पर कि आप मानवता के धर्म को ही सबसे ऊपर मानेंगे। धनी या निर्धन को देखकर ना तो आप मित्रता करेंगे, ना ही शत्रुता। ऐसा नहीं है कि कोई धनी व्यक्ति है तो अरे बहुत अच्छी बात है, हम तुम दोस्त हो गए, और जिसके पास धन दौलत नहीं है उससे हम बात भी ना करें, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। अगर अब देखिए यहां पर है कि उसका कोई हाल पूछने वाला भी नहीं है। अगर चोट लगती है तो दर्द तो सबको बराबर होता है ना, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इसलिए सहानुभूति में भी समानता होनी चाहिए, अर्थात हमें यह नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला अमीर है या गरीब। शोक की प्रकृति में वर्ग भेद कभी नहीं होता। जब भी शोक या दुख होता है उसमें वर्ग भेद क्या? जिसको दुख हुआ है उसके दुख को हम बांट नहीं सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको ढांढस तो बंधा सकते हैं ना। कहते हैं ना, सुख में बहुत लोग पूछने वाले होते हैं, आप सुनाए ना वो, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, है ना। तो ये है कि, और एक और वो सुना होगा ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें, जो संत कबीरदास जी थे, रहीमदास जी थे, तुलसीदास जी थे, रैदास जी थे, ऐसे संत कई कवि थे जिन्होंने हमको शिक्षा दी है, और उनके माध्यम से हमें ये बात जताने की भी कोशिश की है कि व्यक्ति का जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो मानवता का धर्म है। मानवता का धर्म हृदय में हमेशा बसा के रखना है। मानवता से ऊंचा कुछ नहीं, लेकिन व्यक्ति इस मोह माया के लालच में फंसकर, इस दलदल में धंसकर अपने आप को पूरी तरह से भूल जाता है, और उसको लगता है कि मेरे पास धन दौलत गाड़ी इज्जत शौहरत सब कुछ है तो मैं ही सब कुछ हूं, ये लोग कुछ भी नहीं है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, खूब प्रगति कीजिएगा, खूब उन्नति कीजिएगा, खूब धन कमाइएगा, लेकिन अपने मन में मानवता की भावना को बसा कर रखिएगा। रखेंगे ना? मुझे आशा है। अब है, इस सत्य से परिचित होकर भी लोगों ने मात्र वर्ग भेद के आधार पर उस गरीब बुढ़िया के दुख को किसी ने भी नहीं समझा। लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चला जा रहा था और अपने रास्ते में चलने वाले लोगों से ठोकरें खाता हुआ चला जा रहा था, और सोच रहा था कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में सुविधा चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक ने यही बताया है, समाज पर व्यंग किया है कि समाज में किस तरह से लोग आपस में बट गए हैं। धनी और निर्धन, सबसे बड़ा जो भेद है वो धनी और निर्धन का है। जातीय भेद से भी मैं कहूं कि धनी और निर्धन, क्योंकि कोई भी जाति भेद उसमें पढ़ने से पहले लोग ये देखते हैं, अच्छा उसके पास किस तरह की वो वेशभूषा पहने हैं, कौन सी गाड़ी में आया है, क्या उसके पास है, कौन से, हर एक वस्तु, पहले व्यक्ति को व्यवहार नहीं देखते, वो देखते हैं कि वो दिखता कैसे है, दिखता मतलब उसने क्या पहना हुआ है। तो कहीं ना कहीं धन या संपन्नता सबसे पहले आ जाती है सामने। ठीक है, अब इसमें कई तरह के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे प्रश्न आ सकते हैं कि लेखक ने ये क्यों सोचा, लेखक उसकी हेल्प भी तो कर सकते थे, लेखक ने स्वयं को उसी समाज का हिस्सा क्यों माना। तो देखिए, प्रश्न का उत्तर इस तरह से हो सकता है
चूंकि हर एक व्यक्ति अपने आप को समाज का नियम है, सामाजिक नियम है, इस नियम के चलते चलते वो अपने आप को उसमें डाल देता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। तो आगे आने वाला समाज आपका होगा, आपके मजबूत कंधों पर जिम्मेदारी होगी। तो उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाइएगा और बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ अपनी हर एक जिम्मेदारी को उत्तरदायित्व के साथ निभाइएगा। किसी भी तरह का भेदभाव मन में उत्पन्न मत कीजिएगा। हमेशा सच्चाई के साथ रहिएगा। कहते हैं ना, सच के साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन अंत में विजयी वही होते हैं। झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, परंतु सच उसे परास्त कर ही देता है। तो अपने आप को सच की राह पर चलाते हुए, अपने आप को बुद्धिमानी से राह पर चलाते हुए, मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखते हुए, लाली मैडम की बातें सुनते हुए अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़िएगा, ताकि हमेशा आप अच्छे व्यक्ति और मानवता को ऊपर रखें। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हर एक पार्ट, हर एक विषय के वीडियोस आपको आपके फेवरेट चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। हम किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप सभी को सही रास्ते पर ले जाकर अपने अपने लक्ष्य पहुंचाकर आपको एक सभ्य व्यक्ति बनाना। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, यूपीएससी, नीट, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री देख सकते हैं। और आप अपनी क्लास के वीडियोस, विषय के वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। आप यदि चाहें तो हिंदी में जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान देख सकते हैं, और हिंदी तो हिंदी में ही रहेगी। इसी तरह से हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं जब भी वीडियो देखने की बात करती हूं, उसमें ध्यान शब्द जरूर जोड़ती हूं, क्योंकि ध्यान से देखने पर ही आप भली भांति समझ पाएंगे, और जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं वो तभी समझ पाएंगे जब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि जरा सा भी हमने स्किप किया, और हो सकता है जो हमने स्किप किया वही उसी से रिलेटेड कोई प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए, फिर हम कहेंगे ओ मैंने तो देखा था लेकिन मुझे क्या पता। ऐसा नहीं करना है। सारा संपूर्ण वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ताकि अच्छे से समझ में आए, परीक्षाओं में अव्वल आ जाए। ठीक है, वीडियो देखेंगे और प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहां पर संपूर्ण विषय जो भी है, टॉपिक्स, वो कैटेगराइज्ड हैं। जैसे पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, हिंदी की बात कर रही हूं मैं, सार देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना चाहते हैं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और वीडियो जब आपके सामने आएगा, वही मैंने कहा शुरू से लेकर अंत तक पसंद जरूर आएगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी प्राप्त होते रहें और हमारा और आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।